हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु गौतम। तो देखो, हमने अपना कोशिका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी बुक की उसकी एक एक लाइन की क्या कर लिया हमने, रीडिंग कर ली है। आशा करता हूँ आप सभी ने मेरे साथ एनसीईआरटी बुक की उसकी रीडिंग लगा ली होगी। और एक बात, आपने खुद से भी उसकी एनसीईआरटी बुक की क्या कर ली होगी, रीडिंग कर ली होगी। और उसके ऊपर आप सभी ने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो हमने देखो अपने कोशिका चैप्टर की एनसीईआरटी बुक से रीडिंग क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यानी कि हमने अपना कोशिका चैप्टर क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया है। और उसके ऊपर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। यानी कि क्या आप जानते हैं कि जो हमारे सभी जीव होते हैं, चाहे वो जीव कैसा हो, सबसे बड़ा क्यों ना हो, तो वो शुरुआत किससे करता है, वो हमारी एक कोशिका से शुरुआत करता है। आप आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि एक कोशिका से इतना बड़े जीव का निर्माण होता है। यानी कि आप आश्चर्य करते होंगे कि जो हमारी एक कोशिका होती है, उससे इतने बड़े जीव का निर्माण कैसे होता है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं की ही नहीं, सभी जीवों की विशेषता है। यानी कि जो हमारी वृद्धि और जनन होता है, ये सभी कोशिकाओं की नहीं बल्कि हमारे सभी जीवों की भी क्या है, विशेषता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। यानी कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, वो दो भागों में पहले विभाजित होती है, उसके बाद क्या करती है, वो जनन करती है। जिनमें प्रत्येक प्रेरक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि जो हमारी पुरानी कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरक कोशिका कहते हैं, वो क्या करती है, हमारी दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि एक कोशिका से हमारी दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि एक कोशिका से हमारी दो कोशिका नई बन जाते हैं। यह नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि को विभाजन करती हैं। यानी कि अब देखो, जो हमारी ये कोशिकाएं बनती हैं, कौन सी कोशिका से, प्रेरक कोशिकाएं से। तो ये क्या करती हैं, ये अपना स्वयं ही वृद्धि करती हैं और स्वयं ही विभाजन करती हैं। एक प्रेरक कोशिका और उसकी संतति वृद्धि, यानी कि एक प्रेरक कोशिका और उसकी जो संतति कोशिकाएं होती हैं, विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय संख्या का निर्माण करती है। यानी कि वो विभाजन के बाद क्या करती है, एक नई कोशिका संरचना का निर्माण करती है। यानी कि एक नई कोशिका की संरचना बनाती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, तो क्या होता है, इस प्रकार के विभाजन से कई चक्रों के बाद क्या होता है, एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसे जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। यानी कि एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें क्या होती है, जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कोशिका चक्र। यानी कि इसमें हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारा कोशिका विभाजन होता है, वो सभी जीवों के लिए क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृत व कोशिका वृद्धि होती है। यानी कि जब हमारी एक कोशिका विभाजन करती है, तो क्या होता है, देखो जो हमारा डीएनए होता है, वो क्या होता है, प्रतिकृत होता है और कोशिका की वृद्धि होती है। यानी कि डीएनए हमारा डबल हो जाता है और जो हमारी कोशिका की संख्या होती है, उनमें वृद्धि हो जाती है। ये सभी प्रक्रियाएं, यानी कि ये जो हमारी सभी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृत और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ संयोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि कोशिका विभाजन सही हो। यानी कि देखो, जो ये हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृत और कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ संयोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती है कि जो हमारा कोशिका विभाजन होता है, वो सही तरीके से हो। यानी कि कोशिका विभाजन सही हो। वह संतति कोशिकाओं में इनकी प्रेरक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। यानी कि जो हमारी जो संतति कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो हमारा जीनोम होता है, वो कौन सी कोशिकाओं का होता है, जिनसे वो कोशिकाएं क्या होती है, निर्मित होती है। यानी कि जिनसे हमारी नई कोशिका बनती है, उनमें पुरानी कोशिकाओं का ही हमारा जीनोम होता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य घटकों का संश्लेषण। यानी कि घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें हमारी कोशिका क्या करती है, जीनोम का द्विगुणन व अन्य घटनाओं का संश्लेषण और तत्पश्चात
विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। यानी कि इन कोशिका जो होती है हमारी, वो जिनोम ध्रुवीकरण अन्य घटकों के संश्लेषण के बाद क्या करती है, उसके तत्पश्चात वो क्या हो जाती है, विभाजन हो जाती है। फिर उसके बाद हमारी दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। यानी कि विभाजित होकर हमारी दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, यानी कि दो कोशिका बना लेती है। इस इसे कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोशिका चक्र कहते हैं। यद्यपि कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारी कोशिका है वो क्या है, सतत प्रक्रिया है। यानी कि जो हमारी कोशिका वृद्धि है वो कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। यानी कि एक सतत प्रक्रिया है जिनमें डीएनए संश्लेषण कोशिका चक्र के किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। यानी कि जिनमें जो हमारा डीएनए संश्लेषण होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, वो एक विशेष अवस्था में होता है। यानी कि विशेष अवस्था में डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन के दौरान पृथक्कृत गुणसूत्र डीएनए जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा कोशिका विभाजन होता है फिर उसमें जो हमारे क्या होता है, गुणसूत्रों का पृथक्कृत होता है, जिसे डीएनए का पृथक्कृत होता है, वो जटिल क्रमों द्वारा क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं संतति केंद्रित होते हैं उनके वितरित हो जाता है। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। यानी कि ये जो हमारी सारी घटनाएं होती है किसके अंतर्गत आती है, ये हमारे आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक प्रारूपी यूकेरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिकाओं के संवर्धन में होता है। यानी कि जो हमारा कोशिका चक्र होता है उसका उसका उदाहरण क्या है, मनुष्य की कोशिकाएं के संदर्भ में हम समझेंगे कोशिका चक्र के बारे में, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। यानी कि जो हमारी मनुष्य की कोशिका होती है वो लगभग 24 घंटे में क्या होती है, विभाजित होती है। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। यानी कि जो हमारी ये अवधि होती है, जो हमारी कोशिका चक्र की क्या होती है, अवधि होती है, वह एक जीव से दूसरे जीव के लिए एवं एक कोशिका से दूसरी कोशिका के लिए क्या होती है, बदलती रहती है। देखो जैसे हमारे हम मनुष्य हैं तो हमारी जो कोशिका होती है वो कितने घंटे में विभाजन करती है अपना, 24 घंटे में विभाजन करती है। तो कुछ जीव ऐसे भी होते हैं हमारे जिनकी कोशिकाएं 24 घंटे से अधिक समय लेती हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी कोशिकाएं 24 घंटे से कम समय लेती हैं। तो ये क्या होती है, ये अवधि हमारी बदलती रहती है जीव के आधार पर और कोशिकाओं के आधार पर। उदाहरण इसके कोशिका चक्र में पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। यानी कि उदाहरण लेते हुए समझ सकते हैं हम, जो हमारे इष्ट होते हैं उनको कोशिका चक्र पूर्ण करने में कितने मिनट लगते हैं, लगभग 90 मिनट उन्हें लगते हैं। यानी कि इसका जो कोशिका चक्र पूर्ण होता है वो कितने समय में होता है, वो हमारे 90 मिनट में होता है। कोशिका चक्र की दो मूल प्रावस्थाएं हैं। यानी कि जो हमारा कोशिका चक्र है उसकी दो मूल प्रावस्थाएं हैं। नंबर एक अंतर अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। नंबर दो एम्पर अवस्था जिसे हम सूत्रीय विभाजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूत्रीय विभाजन जिसे हम क्या कहते हैं, एम्पर अवस्था कहते हैं। उस प्रावस्था को व्यक्त करता है। यानी कि जो हमारी एम अवस्था होती है वो उस प्रावस्था को व्यक्त करती है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि जो हमारी एम प्रावस्था है उस प्रावस्था को व्यक्त करती है जिसमें हमारा वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्रीय विभाजन होता है। और अंत्यावस्था दो क्रम की एम अवस्थाओं के बीच की क्रियावस्था को व्यक्त करता है। और देखो जो हमारी क्या होती है, अंतरावस्था होती है, ये क्या करता है, जो दो हमारी क्रमिक एम क्रियावस्था होती है उनके बीच की क्रियावस्था को व्यक्त करता है, उनके बीच की क्रियावस्थाओं को व्यक्त करता है। यह ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण की बात है। यानी कि ये ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसत अवधि 24 घंटे की होती है। यानी कि जो हमारी मनुष्य की कोशिका होती है उसकी जो कोशिका विभाजन की अवधि होती है वो कितनी होती है, वो लगभग हमारी कितनी होती है, 24 घंटे की होती है। कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन लगभग 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। यानी कि जो हमारा कोशिका चक्र होता है उसमें जो हमारी कोशिका का विभाजन होता है वो लगभग कितने घंटे में पूर्ण हो जाता है, 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। जिनमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था
में ही व्यतीत होती है, यानी कि जिसमें जो हमारा कोशिका विभाजन होता है, यानी कि जो हमारे क्या होता है, कोशिका चक्र होता है, उसकी जो हमारी कुल अवधि होती है 95% से भी अधिक, वो कौन सी प्रावस्था में व्यतीत हो जाती है, वो हमारी अंत्यावस्था में प्रतीत हो जाती है। यानी कि अंत्यावस्था में वो बीत जाती है हमारी, जो हमारे कोशिका चक्र का जो विभाजन होता है उसके 95% समय हमारा कौन सी अवस्था में बीत जाता है, हमारी अंत्यावस्था में बीत जाता है। एम्प्र अवस्था का आरंभ केंद्र के विभाजन से हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं से होता है। यानी कि जो हमारी देखो एम्प्र अवस्था है, इसका जो आरंभ होता है वो किससे होता है, केंद्र के विभाजन से होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, जो कि संगत संततिक गुणसूत्रों के पृथक्करण, जिसे हम सूत्रीय विभाजन कहते हैं, के लिए समतुल्य होते हैं। यानी कि जो हमारे संगत संततिक गुणसूत्र होते हैं उनके पृथक्करण के लिए क्या होते हैं, समतुल्य होते हैं। और इसका अंतःकोशिकीय द्रव्य विभाजन, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, के साथ ही होता है। और इसका क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी इसके साथ ही होता है। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यानी कि देखो जो हमारी क्या है, अंतरावस्था है, इसे हम क्या कहते हैं, विश्राम अवस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। यानी कि देखो जो हमारी अंतरावस्था है, ये कौन सी प्रावस्था है, जिसमें हमारी कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, यानी कि विभाजन की तैयारी करती है कोशिका। इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से कोशिका वृद्धि एवं डीएनए का पृथक्करण दोनों होते हैं। यानी कि इस दौरान जो क्रमबद्ध क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है उसका विभाजन एवं डीएनए का पृथक्करण दोनों हो जाते हैं, दोनों हो जाते हैं। यानी कि डीएनए का पृथक्करण और कोशिका विभाजन दोनों हो जाते हैं क्रमबद्ध तरीके से। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। यानी कि जो हमारी अंत प्रावस्था है, इसे कितनी अवस्थाओं में हमने बांटा है, इसे हमने 3 प्रावस्थाओं में बांटा है। नंबर 1 आती है हमारी पशुसूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था, जिसे हम जीवन प्रावस्था भी कहते हैं। दूसरी हमारी संश्लेषित प्रावस्था, जिसे हम एस प्रावस्था भी कहते हैं। तीसरी हमारी पूर्ण सूत्रीय विभाजन अंतरकाल प्रावस्था, जिसे हम जीटू प्रावस्था भी कहते हैं। पशुसूत्रीय अंतरकाल प्रावस्था, जिसे हम जीवन प्रावस्था भी कहते हैं, समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकरण के बीच के अंतराल को प्रदर्शित करती है। यानी कि जो हमारी जीवन प्रावस्था होती है वो क्या करती है, समसूत्रीय विभाजन एवं डीएनए प्रतिकरण के बीच के अंतराल को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। जीवन प्रावस्था में कोशिका उपचारी रूप से सक्रिय होती है। यानी कि देखो जो हमारी क्या है, जीवन प्रावस्था है, इस अवस्था में क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है वो उपचारी रूप से सक्रिय होती है एवं लगातार वृद्धि करती है। यानी कि एवं वो क्या करती रहती है, लगातार वृद्धि करती रहती है, परंतु इसका डीएनए प्रतिकृत नहीं होता। परंतु इसका जो डीएनए होता है वो क्या नहीं होता, डबल नहीं होता, जिसे हम प्रतिकृत कहते हैं। एस फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, एस अवस्था, संश्लेषित प्रावस्था भी कहते हैं। यानी कि एस अवस्था को हम संश्लेषित प्रावस्था भी कहते हैं, के दौरान डीएनए का निर्माण एवं इसके प्रतिकृत होते हैं। यानी कि इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जो हमारा डीएनए होता है उसका निर्माण होता है एवं प्रतिकृत भी होता है। यानी कि डीएनए का निर्माण होगा एवं डीएनए प्रतिकृत भी होगा। इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। यानी इस दौरान क्या होता है, जो हमारे डीएनए होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यदि डीएनए की प्रारंभ में मात्रा 2C है, यानी कि जो हमारा डीएनए है उसकी प्रारंभ में मात्रा कितनी है, 2C है, तो वो क्या होगा, जो हमारी एस अवस्था है उसके बाद क्या होगा, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 4C हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इस पेज पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आप सभी को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे इस विद्यानिक चैनल पर।